गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने आप में बड़ा अच्छा सा चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये सेकंड चैप्टर हम लोगों का है। सीबीएसई के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट यूनिट का एक पार्ट है और उसी फर्स्ट यूनिट के पार्ट को हम लोगों को आज शेयर करना है, डिस्कस करना है। आगे बात करेंगे हम लोग। एट ऑल फर्स्ट हम इसके सिलेबस को एक बार देखें। मेन एम्फेसिस इसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को लेकर के, देन आफ्टर पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर के। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये बात हम लोगों को इसमें बेसिकली देखनी है। देन आफ्टर हम लोग सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन करेंगे, कंडक्टर्स, डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर्स को लेकर के। फिर चार्ज को हम कैसे स्टोर करें, चार्ज किस तरह से स्टोर किया जा सकता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इस पर्टिकुलर चैप्टर से 4 मार्क्स का कंटेंट हम लोगों को मिलता है। 4 मार्क्स में जनरली 3 क्वेश्चन आप लोगों को मिलने हैं। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 या 3 मार्क्स में, इट में बी राइटर ऑफ 5 मार्क्स क्वेश्चन, और बाकी के 2 छोटे क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से यहां से हम लोगों को मिलता है। एक क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी मॉडरेट होगी और बाकी 2 क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान मिलेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, देन आफ्टर बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो सबको पता है। अगर कहीं कोई चार्ज स्टैटिक कंडीशंस में है, उसकी वजह से कोई एबिलिटी टू डू वर्क है, कोई एबिलिटी टू डू है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। मैं इसको थोड़ा और क्लियर करना चाहूं। सपोज मैं कहता हूं ये स्टूडेंट है गोपाल, इसके फिजिक्स में बहुत अच्छे पोटेंशियल्स हैं। इसका सीधा सा मीनिंग क्या हुआ, ये फिजिक्स में बहुत अच्छा कर सकता है, जैसे मास बहुत अच्छे ला सकता है, फिजिक्स में कोई इन्वेंशन कर सकता है, फिजिक्स में कोई नई थ्योरी डेवलप कर सकता है। पोटेंशियल का मतलब सीधा सीधा एबिलिटी टू डू। अब गोपाल है, ह्यूमन बीइंग है, तो ऑब्वियसली उसके पोटेंशियल्स उस तरह के होंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की मैं बात करता हूं, तो चार्ज है, स्टेशनरी है, वो क्या कर सकता है, उसमें क्या एबिलिटीज हैं, इस बात को हम लोग जनरल फॉर्म में पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। बाकी अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को थोड़ा याद हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में, तो वहां भी हमारे पास मास था, मास के सराउंडिंग में कोई एक फील्ड था जिसको हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड कहा था। उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई दूसरा मास अगर आता था, तो उसके ऊपर जो बड़े वाला मास है कंपैरेटिवली, वो कुछ फोर्सेस लगाता है, कुछ एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। तो वही ऑलमोस्ट चीजें हैं, बस मैंने उन चीजों को रिलेट करने के लिए आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे रिलेटेड है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को लेकर के। देखो बच्चों, मान लीजिए यहां पर कोई एक ये चार्ज है, सपोज ये चार्ज क्यू है और साइन नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज है। ऑब्वियस है इसके चारों तरफ एक इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। इस फील्ड के अंदर मैं कोई भी दूसरा पॉइंट कंसीडर करता हूं, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करने की बात करूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट होगा वो ऑलवेज इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। फील्ड से बाहर पोटेंशियल जो होगा वो हम कंसीडर नहीं कर सकते, हम ऐसे कहेंगे पोटेंशियल होगा ही नहीं। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन सिंपल सा कहती है electrostatic potential at a point inside electrostatic field is the
the amount of work done which is needed to bring a unit positive test charge. ध्यान रहे, that is यूनिट का मतलब सीधा सा हो गया, अगर मैं SI सिस्टम में जा रहा हूं तो 1 कूलम, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा चार्ज है। अगर मैं CGS सिस्टम में जा रहा हूं तो दैट इज 1 स्टेट कूलम, जो कंपैरेटिवली छोटा चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच इज नीडेड टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। देखो बच्चों, यहां 3-4 चीजें मेरे को ध्यान से रखनी है। सबसे पहला, ये इंफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बाहर अगर मैं कोई भी पॉइंट कंसीडरेशन में लेता हूं तो दैट विल बी इंफिनिटी, चाहे वो यहां पर हो, यहां पर हो, या यहां पर हो, या यहां पे हो, बस इसके फील्ड से बाहर होना चाहिए। तो दैट पॉइंट मस्ट बी ट्रीटेड एज इंफिनिटी। देन आफ्टर वर्क डन की बात, देखो स्टूडेंट्स, यहां पे वर्क डन कई बार हम लोगों को करना पड़ता है और कई बार हम लोगों को मिलता है। तो मैं यहां वर्क डन को पॉजिटिव नेगेटिव का कोई साइन नहीं दे रहा, ये साइन ऑटोमेटिकली निकल के आएगा विदाउट एक्सेलरेशन। देखिए बच्चों, अगर मैं किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आता हूं और कुछ एक्सेलरेशन के साथ लेके आता हूं, तो एक एडिशनल एफर्ट, एडिशनल वर्क डन मेरे को करना पड़ेगा या मिलेगा, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्ट। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर बिना किसी एक्सेलरेशन के लेके आऊंगा, यानी जो भी चार्ज है इसको मैं बाहर से बिना किसी एक्सेलरेशन के लेकर के आऊंगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट मुझे मिलेगा। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डिफाइन फिर दोबारा से एक बार देंगे, लेकिन अभी मैं यहां जानना चाहूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफाइन फर्दर देखिए, यहां पे आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। मैं यहां पे विदाउट एक्सेलरेशन और लिख देता हूं। तो ये बात भी आप लोगों को यहां पे लिखनी है। अगर इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आता हूं तो दैट इज वर्क डन ओवर चार्ज। मैंने कहा यहां यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब मैं यहां नीचे से जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उससे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। अब इसकी एसआई यूनिट की बात हम लोग करेंगे, तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज वोल्ट। देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने निश्चित रूप से इलेक्ट्रिसिटी के कई सारे अप्लायंसेस के ऊपर, टच लाइट बल्ब के ऊपर, एलईडी के ऊपर, टीवी के ऊपर लिखा देखा होगा 220 वोल्ट इज रिक्वायर्ड। तो देखो, जो वोल्ट है वो नो डाउट कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट है। ऑब्वियसली जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तब भी यही यूनिट होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए, क्या, वोल्ट। तो ये जो वोल्ट जहां भी आप लोग मेंशन देखते हैं तो उससे हमें सीधे समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट भाई टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। वही डायग्राम मैं दोबारा से बनाता हूं। यहां पर सपोज मेरे पास में कोई एक पॉइंट चार्ज है जिसको मैंने Q कहा, पॉजिटिव ले लिया। इसके चारों तरफ ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन, इनफिनाइट पॉइंट से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट तक लेकर के आता हूं। और कैसे लेकर के आता हूं? विदाउट एक्सेलरेशन लेकर के आता हूं। वर्क डन की कैलकुलेशन मुझे करनी होगी। तो देखो बच्चों, वर्क डन के लिए सीधा सीधा सा मेरे पास कॉन्सेप्ट है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जरा देखो, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लेके आता हूं, तो दैट विल बी dw स्मॉल वर्क डन दैट इज f इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, हेंस व्हाई इट इज वेक्टर। हम लोग ये बात जानते हैं अच्छे से। तो कहीं ना कहीं मैं हेंस व्हाई ये वर्ड यूज कर रहा था, वो इस क्रॉस डॉट प्रोडक्ट लेकर रहा था। किसके लिए कर रहा था? डॉट
प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि किन्हीं भी दो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट ही मेरे को स्केलर दे सकता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग निकालना चाहेंगे, पहले ये डायरेक्शन की बात करें। डॉट प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली इसको मेरे को लिखना होगा f dx cos थीटा। तो मुझे f और dx इनके बीच में थीटा की बात करनी होगी, f की वैल्यू डालनी होगी, dx की वैल्यू डालनी होगी। अब चूंकि ये डिफरेंशियल फॉर्म में है तो इसको कहीं ना कहीं मेरे को इंटीग्रेशन भी करना होगा। ये सब बातें हम सीखेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो डेरिवेशन है वो हमारा हो जाएगा। बिल्कुल एनालॉगस है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स के साथ में, बस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स में अट्रैक्टिव फोर्स होते हुए यहां दोनों चार्जेस मेरे पॉजिटिव हैं, लाइक हैं, तो रिपल्सिव फोर्स होंगे, तो माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, आउटसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स मेरा क्या है, 0 है। लेकिन जैसे ही मैं इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आऊंगा तो अब मेरा यहां पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, यानी F इक्वल टू नॉन जीरो होगा। फोर्स की डायरेक्शन होगी ये बाहर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है मेरी क्या, अंदर की तरफ। अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में एंगल हो गया कितना, 180 डिग्री। तो सबसे पहली बात मुझे ये समझनी है कि जब भी मैं काम करूंगा तो मुझे यहाँ पे cos 180 लिखना होगा। अब मैं फोर्स की बात करूं तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट मेरे पास है ही, मैं पढ़ के आया हूं, दैट इज स्मॉल k q1 q नॉट ओवर व्हाट, दैट इज व्हाट x स्क्वायर। ठीक है, f इक्वल्स टू स्मॉल k q1 q नॉट x स्क्वायर। अब चूंकि हम लोगों ने यहां पे इस चार्ज को q लिया है तो मैं इसको यहां भी क्या q ही रहने देता हूं, q1 नहीं लिखता, या इसको मैं q1 कर देता हूं, मेरा डेरिवेशन उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। चलिए, और q नॉट क्या है, q नॉट वो चार्ज है जिसको मैं बाहर से लेकर के आता हूं। कैसे लेकर के आ रहा हूं, बिना किसी एक्सेलरेशन के लेकर के आ रहा हूं। तो f की वैल्यू मेरे को ये मिल गई। अब बस मुझे वैल्यू डालनी है, दैट इज स्मॉल k q1 q नॉट ओवर x स्क्वायर इनटू dx। cos 180 की वजह से एक माइनस का साइन यहां आ जाएगा। k मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अगर मैं यहां से वैक्यूम ले लेता हूं तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और अगर कोई मीडियम होगा तो ऑब्वियसली ये चेंज हो जाएगा। मेरे पास ये dw का कांसेप्ट आया है। अब अगर मैं ऐसे इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा, इनिशियल वर्क डन 0 है ऐसा मान लिया मैंने, फाइनली वर्क डन सपोज मेरा w है। यहां से मैं बात करता हूं किसकी, k की, तो माइनस और k दोनों ही कांस्टेंट है। q1 चार्ज अगेन कांस्टेंट है, q नॉट चार्ज अगेन कांस्टेंट है। बचा मेरे पास में इंटीग्रेशन के अंदर 1/x स्क्वायर इनटू dx। अब इसकी लिमिट्स भी देखनी होंगी, तो देखिए मैं इंफिनिटी से लेकर के आ रहा हूं, और कहां तक लेके आ रहा हूं, सपोज ये वाला जो पॉइंट है मेरा यहां से r डिस्टेंस अपार्ट है, तो मैं r तक लेकर के आ रहा हूं, मैंने इसलिए इसको लिमिट्स दे दी ये वाली। अब कुछ नहीं बचता बच्चों, अब तो सिंपल सा मैथमेटिक्स का काम बचता है। मैं इसको लिख पाऊंगा माइनस स्मॉल k q1 q नॉट, और ये हो जाएगा x टू पावर -2 इंटीग्रेशन इंफिनिटी से r इनटू dx। गेट द कांसेप्ट और नॉट? बस इसको मैंने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे मेरे को मिल गया माइनस का k q1 q नॉट, इसको मेरे को सॉल्व करने पे मिलता है माइनस का 1/x, लिमिट्स हैं इंफिनिटी से लेकर के r तक। मैंने इसको आगे वैल्यू दी, तो दैट इज माइनस स्मॉल k q1 q नॉट, एक माइनस का साइन पहले से और एक ये मेरा ब्रैकेट के अंदर वाला, दैट इज 1/r। तो इस तरह से मेरे को ये मिल गया स्मॉल k q1 q नॉट इनटू 1/r, ये वर्क डन मिल गया। अब वर्क डन में मेरे को जो q नॉट है उसकी वैल्यू क्या डालनी है, मेरे को डालनी है 1 डालनी है। मैंने पहले कहा था यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो सिंपल सा मैं यहां पे लिख पाऊंगा क्या, वर्क डन अपॉन q नॉट दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल k q1 ओवर r, दैट विल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। देखो बच्चों, मैंने यहाँ ये डायग्राम करके ब्रीफ आपको कर दिया, समझा दिया। इसको एग्जाम में कैसे लिखना है ये बात अभी हम लोग समझ लेंगे।
नीचे मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फिर समझाता हूं, एक बार से दोबारा से देख लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच इज needed to bring a unit positive test charge from infinity to that point without acceleration। इस डेफिनेशन को ही मैंने यहां पे मैथमेटिकल फॉर्म दिया है, मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखा है। तो मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग बात करना चाहेंगे इसको कैसे लिखे हैं एग्जाम में। तो देखिए सारी चीजें, बस डायग्राम यहां आपके पास में नहीं है, वही चीजें हैं। सबसे पहले कूलम्स लॉ में फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने डाली, फिर इसके बाद में बॉर्डन की बात की, एफ डी एक्स कॉस 180 का कॉस मैंने आपको बता दिया। अब मैंने इनफाइनाइट से आर तक का इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट थे वो सारे बाहर ले लिए। इसके बाद में x⁻² dx किया, इसका इंटीग्रेशन -1/x आया। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व हो गया, तो मैं ये दिखा देता हूं। देखो स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला होता है x⁻n dx इज इक्वल्स टू x⁻n+1/n+1। यहां पे अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये था मेरे पास x⁻² dx, इसको मैंने किया तो x⁻²+1/-2+1, hence y that is x⁻−1/-1, ये मेरे पास आंसर आया। अब इसका ये जो -1 है, ये तो आपको ये वाला माइनस का साइन आ जाता है, और x⁻−1 जो आपको पावर दिख रही है वो इसको 1/x मेंशन कर देती है। इस तरीके से एक छोटे फॉर्मूले से ये मेरा हो जाता है। मैंने ट्राई किया, डेरिवेशन आप लोगों के बिल्कुल सामने है, यहां तक मैं टोटल निकाल के ला रहा था। ये Q0 मेरा 1 है, जैसा मैंने अभी बताया था। ये मैंने आगे लिखा V = W/Q0, V = ये मानते हुए वैक्यूम है 1/4πε0 Q/R। ऊपर हम लोग इस Q को Q1 लेकर के चल रहे थे। यहां से मैं क्या देखता हूं कि पोटेंशियल जो है वो मेरा 1/R की प्रोपोर्शनलिटी में आ रहा है। किसकी प्रोपोर्शनलिटी में आ रहा है? 1/R की प्रोपोर्शनलिटी में आ रहा है। जबकि मेरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था स्टूडेंट, वो निकल के आता था पॉइंट चार्ज के केस में 1/r² की प्रोपोर्शनलिटी में। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा तो मुझे अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो फर्क है। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने यहां देने की कोशिश की है जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए जो स्टीपनेस है वो डिपेंड करती है कि मेरा 1/r² है या 1/r है। तो देखो जो रेड वाला ग्राफ है वो हमने यहां मेंशन कर रखा है 1/r² की प्रोपोर्शनलिटी को लेकर के, और जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो मेंशन कर रखा है 1/r की प्रोपोर्शनलिटी को लेकर के। तो आई थिंक सो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि दोनों क्वांटिटी के बीच में क्या डिफरेंस आता है और किस तरीके से उसकी ग्राफ प्लॉटिंग होगी। नो डाउट जब मैं यहां बात करूंगा तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दोनों की वैल्यू कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर आकर के यहीं से आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। चलिए सीबीएसई में नॉर्मली ग्राफ डिस्कस करने से ही हमारा काम चल जाता है। देन आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस की बात मैं अगर करता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा, बड़ी मजेदार सी चीजों को। जैसे आप लोग एक बाल्टी पानी को सबसे ऊपर छत पर पहुंचाते हैं तो कुछ वर्क आपको करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू फर्क है, और जो आपकी 4th फ्लोर पे आपका फ्लैट है वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कुछ फर्क है। तो आप जब एक बकेट वाटर को नीचे से ऊपर ले जाते हो तो कहीं ना कहीं उस पोटेंशियल के अगेंस्ट आप लोगों को वर्क डन करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए। यहां मान लीजिए मैं कोई एक चार्ज लेता हूं दैट इज Q, इसके चारों तरफ ये क्या है, ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। अब इस फील्ड के अंदर एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया है यहां पर A,
और दूसरा पॉइंट कंसीडर किया मैंने बी। अब अगर मैं इंफिनिटी से यहां से Q नॉट चार्ज को लेकर के आता हूं एक बार पॉइंट बी पे, तो यहां पोटेंशियल कहलाएगा बीबी। और इसी चार्ज को अगर मैं लेकर के आता हूं किसी भी रास्ते से पॉइंट ए पर, कहां पर लेके आता हूं पॉइंट ए पर, तो यहां पोटेंशियल होगा VA। ऑब्वियसली VA पोटेंशियल और VB पोटेंशियल्स दोनों फर्क होंगे। क्यों फर्क होंगे? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इसका फॉर्मूला, दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। R क्या है? ये RA है, तो दैट इज RA। और यहां के लिए पढ़ा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर RB। RB क्या है? ये वाला डिस्टेंस है। देखो यह इनफाइनाइट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बाहर जो इनफाइनाइट डिस्टेंसेस हैं इनका कोई कंसर्न नहीं है। बेसिकली ये जो फील्ड लाइन है यहां से और यहां से आगे की जो डिस्टेंसेस हैं सिर्फ इन्हीं को मेरे को कंसीडर करना है, या मैं इसको डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में मेजर कर सकता हूं। कहां से? जहां मेरा चार्ज था वहां से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, जहां मेरा चार्ज था इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, दैट इज RA एंड दैट इज RB। अब चूंकि RA और RB दोनों अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली, और यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, RA मेरा छोटा है और RB मेरा बड़ा है, तो पोटेंशियल एट A मस्ट बी ग्रेटर एंड पोटेंशियल एट B मस्ट बी लेस। तो इन दोनों पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस होगा उसी पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को मैं क्या कहूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहूंगा। तो यहां जो डिफाइन दे रखी है वो डिफाइन इसी चीज को लेकर के है कि मैं किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स पे पोटेंशियल निकालता हूं, फिर उनका डिफरेंस लेता हूं और उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने की या समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान रहे पोटेंशियल जब भी निकालेंगे वो इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा, आउटसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पोटेंशियल का कोई कांसेप्ट नहीं, या हम कह सकते हैं जीरो। कोई बच्चा कहता है कि जीरो कैसे होगा आउटसाइड, तो वो भी मैं डिस्कस कर देना चाहूंगा यहां आपसे एक छोटी सी एग्जांपल के साथ में। देखो बच्चों, यहां पर मेरा कोई चार्ज Q है, इसके सराउंडिंग में ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। इस फील्ड के बाहर कोई भी पॉइंट है तो वो हो गया मेरे पास में R इक्वल्स टू इंफिनिटी। ठीक है, अब अगर इस जगह पर पोटेंशियल निकालता हूं तो ऑब्वियसली दैट इज V इक्वल्स टू स्मॉल k Q ओवर इंफिनिटी। अब Q ओवर इंफिनिटी क्या होगा? जीरो होगा। तो आउटसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर बात मैं करूं तो पोटेंशियल भी जीरो, बाहर क्या होगा? हर जगह पर पोटेंशियल जीरो। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एक बात और, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दो ही तरह से जीरो हो सकता है। अगर ये चार्ज Q है मेरा जीरो, तब भी जीरो हो सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ऐसा चार्ज ले लूं, एक ऐसी बॉडी ले लूं जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। जब इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो ऑब्वियस है इसके सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी नहीं होगा, और जब इसके सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं होगा तो ऑब्वियस है इसके सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी स्टूडेंट्स नहीं होगा। So that is the concept regarding to potential and potential difference. Now we are moving towards the same concept and same derivation. अब जो पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर के डेरिवेशन है उसी को हमें कैसे लिखना है ये बात मैं समझाता हूं। यहाँ पे देखिए, ये मैंने कोई एक चार्ज Q ले लिया, दूसरा जो टेस्ट चार्ज है जिसको मैंने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहा है। देखो बच्चे, ये यहाँ पे यूनिट टेस्ट चार्ज नहीं है, ये क्या है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और यूनिट वर्ड इसके साथ में लगा हुआ है। यूनिट वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब इट मे बी 1 कूलम और 1 स्टेट कूलम। ठीक है, जबकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में Q नॉट को इस तरह से कंसीडर किया था कि इसकी वैल्यू क्या है? जीरो है, यानी स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज की बात की थी। तो यहां मेरे को ये डिस्क्रिमिनेट कर देना बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जबकि वहां पर सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, वहां यूनिट नहीं लगा हुआ था। चलिए, तो मैं अब यहां पे बात कर रहा था, मान लीजिए इस चार्ज को मैं इनफाइनाइट से A पे लेके आता हूं, इनफाइनाइट से B पे लेके आता हूं। इनफाइनाइट से B का जो डिस्प्लेसमेंट है वो RB है, और ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है ये RA है। दोनों को लेकर के मैंने नो डाउट पोटेंशियल निकाला। तो यहां अभी मैंने लिखा था दैट इज स्मॉल k Q ओवर RB, यहां लिखा था
पोटेंशियल एट दिस वन इक्वल्स टू स्मॉल के क्यू ओवर आर ए। अब नो डाउट इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये मेरा यहां पर निकल के आया था, V पोटेंशियल डिफरेंस इज टर्म्ड एज VB माइनस VA WAB ओवर Q नॉट। यहां से मैंने निकाल के दिया 1 वोल्ट की डिफाइन को भी। अगर मान लीजिए वर्क डन मेरा 1 जूल है और मैं इसको 1 कूलम से डिवाइड कर देता हूं तो दैट इज 1 वोल्ट। तो यहीं से मेरा 1 वोल्ट की डिफाइन आ जाती है। 1 वोल्ट की डिफाइन को यहां दे भी रखा है कि अगर मैं चार्जेस को इस तरह से चूज करूं कि if 1 joule of work has to be done in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to other against the electrostatic force, then that will be termed as 1 volt। चलिए इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। देखो बच्चों यहां अगेन कुछ बच्चे फिर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं ये बात बता दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, डाइपोल फिर दोबारा से आ गया। वहां हम लोगों ने सिर्फ डाइपोल की वजह से फील्ड की कैलकुलेशन की थी, फील्ड तक की बात की थी। अब हम लोग डाइपोल की वजह से पोटेंशियल की बात करेंगे। तो दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है, तो दोनों चीजों को आप एनालॉगस तो कह सकते हैं लेकिन एक नहीं है, दोनों चीजें बिल्कुल फर्क फर्क है। चलिए तो देखिए ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है P, ये डाइपोल है। डिस्टेंस मैंने यहाँ काफी ज्यादा दिखा रखी है लेकिन एक्चुअल में ये वही 2a है और इस 2a का जो ऑर्डर है वो 10 टू पावर -10 मीटर ऑर्डर है। आइडियल डाइपोल के लिए हम लोग बात करेंगे और बड़ा सिंपल सा है। इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की डिस्प्लेसमेंट मैंने सेंटर से कितनी ले ली, r ले ली। अब ऑब्वियस है अगर मैं इस वाली डिस्टेंस की बात करूंगा प्लस q चार्ज की वजह से तो ये होगा r माइनस a, और मैं बात करूंगा माइनस q चार्ज की वजह से तो ये हो जाएगा r प्लस a। ऑब्वियसली दो पोटेंशियल होंगे यहाँ पे, एक होगा मेरा VA और VA में कंसीडर करूंगा मैं r प्लस a डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को, और एक होगा मेरा VB, इसमें मैं कंसीडर करूंगा r माइनस b को। इस तरह से दो पोटेंशियल्स मेरे को मिल जाएंगे और उन दोनों पोटेंशियल्स को मैं एल्जेब्रिक सम करके अपना फाइनल आंसर निकाल दूंगा। एल्जेब्रिक सम का मीनिंग बच्चों सब जानते हो कि अगर मैं साइन के साथ साथ ऐड कर दूं क्वांटिटीज को, ऑब्वियस है पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। दोनों का साइन मैं ध्यान में रखते हुए अगर ऐड कर देता हूं तो उसे मैं कहता हूं एल्जेब्रिक सम और मेरे को फाइनल आंसर मिल जाता है V नेट दैट इज V1 या मैं कह सकता हूं VA, V2 या मैं कह सकता हूं VB। दोनों को मैंने ऐड किया, ऐड का साइन अपनी जगह पे है लेकिन जिसमें माइनस का चार्ज था माइनस का चार्ज प्लेस किया, जिसमें प्लस का चार्ज था प्लस का चार्ज प्लेस किया, जिसकी वजह से जो साइन यहाँ माइनस का था वो इस स्टेप पे आकर के माइनस का जो चार्ज यहाँ जो यहाँ पे साइन प्लस का था वो यहाँ पे आके माइनस का मेरा कंसीडर हो गया। अब इसमें मैंने सिंपल सा आइडेंटिटी लगाई और आइडेंटिटी लगा करके इसको सॉल्व कर दिया। Q इंटू 2a जो मेरा आया इसको मैं कहता हूं डाइपोल मोमेंट, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। इस तरीके से मेरे को किसी भी डाइपोल की वजह से एक्सियल कांसेप्ट में जो पोटेंशियल है वो ये वाला मिल गया इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। यहां भी अगर मैं रियलिस्टिक सिचुएशंस की बात करता हूं तो निश्चित रूप से जो मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसको मैंने R कहा है that is very very large than A because of A मेरा था 10 to power minus 10 मीटर ऑर्डर का। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर 1 मिलीमीटर भी है तो 10 to power minus 3 10 to power 7 का यहाँ पे रेशियो आता है। तो मैं ये वाली कंडीशन लगाऊंगा जो मेरा रियल सिचुएशन है उनमें, और जैसे ही ये रियल सिचुएशन लगाऊंगा तो ये मेरे पास जो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो यहाँ आया था वो आया था मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p ओवर r क्यूब। देखो बच्चों एक पावर यहाँ पे कम चल रही है, जहां 1/r स्क्वायर था वहां 1/r आ गया और जहां 1/r क्यूब था वहां पे 1/r स्क्वायर आ गया। तो ये बात मुझे यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इस तरह से किसी भी एक्सियल पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकता हूं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस की कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे को एल्जेब्रिक सम लेना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर क्लियर है
तो एलजेब्रिक सम लेने से मेरा काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैं किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट को लेकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालता हूं। अभी तो जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला था वो एक्सेल में निकाला था। अब देखिए वही डाइपोल है, ये रहा डाइपोल जी अपनी जगह पे। इसका जो डाइपोल लेंथ है वो 2a है, जो 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर की होती है। ये मेरा पॉइंट है जिसे मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट कहा है। ना तो ये मेरा एक्सियल है और ना ही ये मेरा इक्वेटोरियल है, दोनों के बीच में कहीं भी आर्बिट्रेरी ले लिया। अब इस जगह पर पोटेंशियल निकालो तो अगेन ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से मैं VB निकालूंगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से मैं VA निकालूंगा और along with their sign मैं इनको ऐड कर दूंगा। सिंपल सा देखो तो ये आ गया V = V1 + V2, या मैं ऐसे कह सकता हूं VA एंड VB, जो भी नोटेशन मैं देना चाहूं। लेकिन बच्चों इसमें मैं क्या देखता हूं, जो VA आएगा इस VA में मेरे पास होगा स्मॉल k/q ओवर व्हाट, दैट इज R1, और माइनस का साइन है तो मैं माइनस का साइन लगा देता हूं। इसी तरह से जो VB आएगा इसमें आएगा स्मॉल k/q प्लस का अपॉन में R2। अब देखो बच्चों यहां से ऐड करना तो बड़ा आसान सा काम है, लेकिन उस डेरिवेशन में मेरे पास R1 R2 दोनों आएंगे। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा और जो मेरा सेंटर ऑफ डाइपोल है, इस सेंटर ऑफ डाइपोल से इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको मैं R कह रहा हूं उसके टर्म्स में लाना चाहूंगा। यानी सीधे भाषा में मैं ये कह सकता हूं कि इस R2 को इन टर्म्स ऑफ R और इस R1 को इन टर्म्स ऑफ R मैं लाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए ये जो फिगर है इसकी जो सिमेट्री है, इसकी जो ज्योमेट्री है, इसी की हेल्प से बड़ी आसानी से मैं ये लाके दे सकता हूं। कैसे लाके दे सकता हूं समझने की कोशिश करेंगे। इसी फिगर को मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं आपको, फिर उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। स्टूडेंट्स देखो दो चीजों का ध्यान में दूं जरा। सबसे पहले मैं यहां B से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये वाला 90 डिग्री एंगल ले लो, तो ऑब्वियस है यहां से आगे ये और यहां से आगे ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब जो डिफरेंस रहा R1 माइनस R2 वो ये वाली चीज है। अब अगर इस ट्रायंगल को मैं कंसीडर करता हूं तो इसमें देखो बच्चों ये राइट एंगल है, ये यहां पर एंगल थीटा है, तो ये R1 माइनस R2 जो है इसकी वैल्यू मैं इजीली इन टर्म्स ऑफ कॉस लेकर के आ सकता हूं। इसी तरह से मैं R2 मल्टीप्लाइड बाई R1 को नियर अबाउट R² लिख सकता हूं। R2 R1 एक थोड़ा बड़ा है एक थोड़ा छोटा है, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो नियर अबाउट R² मेरा आ जाएगा। तो एक वैल्यू तो मेरे पास फिगर से cos के टर्म्स में R1 माइनस R2 आ गई, दूसरी फिगर से ही मेरे को R2 मल्टीप्लाइड बाई R1 R² आ गया। ये बात अगर मेरे को ध्यान में आ गई तो अब आगे इसमें कुछ नहीं बचता, सिंपली मैं अरिथमेटिक कैलकुलेशन करूंगा और उस कैलकुलेशन के अंदर इन वैल्यूज को डाल दूंगा। देखो बच्चों ये आ गया, बड़ी आसानी हो जाती है। हम पहले से नोट्स बना के रखते हैं तो इजीली काफी टाइम हमारा सेव हो जाता है और कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। चलिए तो देखिए मेरे पास एक पोटेंशियल ये आ गया, दूसरा पोटेंशियल ये आ गया। मैंने दोनों का अलजेब्रिक सम किया, ये जो माइनस का चार्ज था इसकी वजह से ये माइनस का साइन आ गया। इस ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया तो R1 माइनस R2 आ गया, नीचे R1 R2 आ गया। देखो बच्चों अभी 2 मिनट पहले हमने कहा था इसकी वैल्यू निकालेंगे, हमने कहा था इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको R² नियर अबाउट लिख दिया था और इस वैल्यू को मैंने क्या लिख दिया था 2a cos थीटा लिख दिया था। याद दिला देता हूं, ये मेरे पास कुछ इस तरह की फिगर आ रही थी, यहां पे 90 डिग्री एंगल था, ये मेरे पास R1 माइनस R2 था और ये इसका हाइपो 2a था। क्या द कॉन्सेप्ट और नॉट? ठीक है, देखो बच्चों ये हाइपो था और ये मेरे पास बेस था। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ थीटा मैंने इस R1 माइनस R2 को 2a cos थीटा लिख दिया। बड़े काम की है ज्योमेट्री, बड़े काम का है ट्रिग्नोमेट्री। बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज। जिस तरह से हम लोग अपने थॉट्स को इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में करते हैं, कई सारे बच्चे या मैं भी इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश बोले तो हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। ठीक है, तो कई सारे बच्चे इसको मैथमेटिक्स में
रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जैक्टली मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो जिन बच्चों का मैथमेटिक्स पुअर है, जिनका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स स्पेशली अप टू 10th मैथमेटिक्स अगर बहुत अच्छा नहीं है, तो फिजिक्स में नो डाउट उनका हाथ जो है थोड़ा कमजोर रहता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक मैथ्स पढ़ सको, पास के लिए मत पढ़ो, एग्जामिनेशन के लिए मत पढ़ो, लेकिन जब तक मैथमेटिक्स पढ़ सको तब तक मैथ्स को जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए, तो बच्चों मैंने यहां पे 2a cos थीटा लिख दिया, किसकी वैल्यू को, r1 r2 की वैल्यू को, और r1 r2 मल्टीप्लिकेशन को लिख दिया r स्क्वायर, दोनों वैल्यूज को डाला, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को मिल गया। अगेन मैं यहां से q इंटू 2a, इसको क्या लिख दूंगा, डायगोनल मोमेंट p लिख दूंगा बच्चों। तो अब कुछ बचा ही नहीं, ये आ गया मेरा कॉन्सेप्ट, ये देखिए, ठीक है। अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में ही लिखना चाहता हूं, तो नो डाउट r से यहां पे मल्टीप्लाई करूं, यहां पे मल्टीप्लाई करूं, तो ये मेरे पास 1 अपॉन क्या आ गया, इन टर्म्स ऑफ मिल गया। तो मैं इसे इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट भी क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल इन आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट। तो आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीज हम लोगों ने जानने की कोशिश की। अब देखो, मैं इस वाले फॉर्मूले को पकड़ता हूं, ठीक है, क्योंकि ये मेरा एक जनरल फॉर्मूला निकल के आया है। ये वाला मेरा एक जनरल फॉर्मूला निकल के आया है। इसमें थीटा की वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि मैं कहां जा रहा हूं। देखो, ये मेरे पास डाइपोल था, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट था, और यहां से ये वाला एंगल थीटा था। मैं अब अगर इस पॉइंट को एक्सियल में लाना चाहता हूं, यहां पे लाना चाहता हूं, तो ऑब्वियस है ये थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे ही मैं यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डालूंगा, तो cos 0 इक्वल्स टू 1 सब लोग जानते हैं। तो जैसे ही ये cos 0 होगा, ये मेरे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p ओवर r स्क्वायर हो जाएगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही डेरिवेशन निकाल के आपको दिया था। अब अगर मान लीजिए मैं यहां इक्वेटोरियल पॉइंट पे जाता हूं, यानी ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था इसको शिफ्ट करके यहां ले जाता हूं, तो ऑब्वियस है ये वाला एंगल यहां जाके कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 आएगा इस फॉर्मूले के अंदर, cos 90 आएगा तो v इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। बिल्कुल फैक्ट है कि अगर मैं इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लेता हूं जिसको मैं इक्वेटोरियल पॉइंट कहता हूं, तो इस माइनस की वजह से पोटेंशियल और इस प्लस की वजह से पोटेंशियल दोनों आपस में बराबर होंगे, और नेट पोटेंशियल यहां मेरे को 0 मिलेगा। और यही नहीं, इस बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लूंगा तो ये हर जगह पे मेरा पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम 0 मिलेगा। दोनों की वजह से मैग्नीट्यूड में सेम और साइन में अपोजिट मिलेगा, तो 0 पोटेंशियल वाली लाइन ये मेरे को मिल गई। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को यहां से घुमा के यहां ले जाता हूं, यानी नियर टू नेगेटिव चार्ज ले जाता हूं, तो ऑब्वियसली यहां मेरा थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जब ये थीटा मेरा 180 डिग्री हो जाएगा, जो मैंने यहां पे लिख रखा है, तो एक माइनस का साइन आ जाएगा। यहां से बिल्कुल क्लियर होता है बच्चों कि डाइपोल में अगर मैं प्लस क्यू चार्ज की तरफ कोई पॉइंट लेता हूं तो पॉजिटिव पोटेंशियल आता है, और मैं माइनस क्यू चार्ज की तरफ कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेता हूं तो यहां पे पोटेंशियल मेरा माइनस का आएगा, जो कि मैथमेटिकली भी मैंने बता दिया कि एक तरफ एंगल मेरा 180 और दूसरी तरफ एंगल मेरा कितना, 0। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल इन आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट। चलिए, यही सारी बातें यहां पे बता रखी हैं। एंगल किस किस के बीच में लेना है ये बात भी बता रखी है। जो डिफरेंस था 1/r² और 1/r का, वो अगेन डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट आता है डियर स्टूडेंट्स, इसको लेकर के बहुत सारे चार्जेस हैं जिनकी वजह से मैं किसी पॉइंट में पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूं। मान लीजिए मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसको मैं P कह रहा हूं,
यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है। इसकी वजह से पोटेंशियल V1, इसकी वजह से V4, इसकी वजह से V3, इसकी वजह से V2। इन सारे पोटेंशियल्स को मैं ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली 1/4πε0 ये मानते हुए कि वैक्यूम है चारों तरफ, ये तो कॉमन आ जाएगा, बाकी सब ये होगा। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में मैं लिख सकता हूं समेशन डाल करके, वेयर लिमिट्स आर i = 1 से लेकर के n, और यहाँ पे QI RI 1 2 3 4 आ रहा है तो I लिख दिया मैंने प्रीफिक्स, 1 2 3 4 आ रहा है या n तक आ रहा है तो अगेन मैंने I लिख दिया। इस तरह से कोई भी मेरे पास n पार्टिकल सिस्टम है तो निश्चित रूप से मैं उसका एल्जेब्रिक सम निकाल करके नेट पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकता हूं। देन आफ्टर डियर स्टूडेंट आई वांट टू डिस्कस वन थिंग मोर। मानिए इनमें से कोई एक चार्ज नेगेटिव होता, सपोज ये Q2 नेगेटिव होता, तो मैं बार-बार यहां पे यूज कर रहा हूं क्या, एल्जेब्रिक सम। ऑब्वियस है ये जो मेरे Q2 है ये क्या होता, माइनस का होता, तो यहां पे माइनस का साइन आ जाता, माइनस का साइन आया तो ऑब्वियसली ये वाला साइन मेरा माइनस का हो जाता। कुछ नहीं करना, मुझे सिंपल सा क्या कर देना है, एल्जेब्रिक सम ले लेना है। तो ये बात थी बच्चे पोटेंशियल को लेकर के। आई होप सो आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। देन आफ्टर आई वुड लाइक टू गो फॉर ए स्मॉल न्यूमेरिकल। बच्चों कोई भी कॉन्सेप्ट आपको कितना समझ में आया, इस बात का पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूमेरिकल है। अगर आप न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और अगर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या तो जो पीछे की चीजें आप लोग पढ़ के आए हो उसमें कहीं प्रॉब्लम है, या फिर जो कॉन्सेप्ट अभी आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया। चलिए तो एक ही न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जो भी कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसका एक रफ रोड मैप अपने ब्रेन में बना लेते हैं। सीबीएसई के लिए आप लोग अपनी आंसर शीट के ऊपर भी बना सकते हैं। उसके बाद उसके यूनिट कन्वर्जन की बात करते हैं। वैसे 99% केसेस में यूनिट कन्वर्जन अब करना नहीं पड़ता, आपको सारी एसआईयू सिस्टम में पहले से ही मिलती है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई यूनिट कन्वर्जन है तो वो हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे, फॉर्मूले में डालेंगे, सही कैलकुलेशन करेंगे, आंसर फट से आएगा, और फिर हम एक कॉन्फिडेंट लेवल पे जाएंगे और कहेंगे कि हाँ हमें ये टॉपिक समझ में आ गया। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ कई सारे न्यूमेरिकल्स मैंने डाल रखे हैं। आज की क्लास में एक न्यूमेरिकल मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, वो न्यूमेरिकल करने के बाद मैं बाकी के क्वेश्चंस को आप लोगों को एज ए होमवर्क में दे रहा हूँ। हालांकि सॉल्यूशन यहाँ मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो सॉल्यूशन आप ईमानदारी के साथ में सबसे बाद में देखेंगे जब आप अपने आप से न्यूमेरिकल को कर लेंगे। अगर आपसे किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम होगी तो सीधे मुझे अगली क्लास में आते ही बताएंगे और मैं उस न्यूमेरिकल को यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। चलिए एग्जांपल 1, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे को फाइंड आउट करना है एट ए सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। इसका मतलब मुझे पहले गोल्ड न्यूक्लियस पता होना चाहिए। ये देखिए गोल्ड का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब गोल्ड है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब प्रोटॉन्स इसके अंदर होंगे। कितने प्रोटॉन्स होंगे वैसे तो मुझे याद होना चाहिए, अगर नहीं भी याद है तो यहाँ पे जेड दे रखा है, दैट इज 79 प्रोटॉन्स यहाँ पे हैं। चलिए एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस द रेडियस इज 6.6 into 10⁻⁻15 मीटर। एसआई सिस्टम है, कुछ नहीं करना मेरे को। एंड द एटॉमिक नंबर 79 यहाँ पे दे रखा है। गिविंग द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 into 10⁻19। बस तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। पोटेंशियल निकालना है, बड़ा सिंपल सा है, स्मॉल के क्यू ओवर आर। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। स्मॉल के ये मानते हुए कि यहाँ पे सारा वैक्यूम है, मैं लिख देता हूं 9 into 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय क्यू चार्ज। देखिए अब प्रीवियस नॉलेज की हम लोग बात कर रहे थे। प्रीवियस नॉलेज में हम लोगों ने चार्ज पढ़ा था क्या, Q equals to n into E। अब चूंकि यहाँ पे प्रोटॉन है तो ये पॉजिटिव साइन आएगा, और n मेरे को 79 दे रखा है, E मेरे को 1.6 into 10⁻⁻19 दे रखा है। तो hence why I will put here 79 into 1.6 into 10⁻⁻19 ओवर R की वैल्यू मेरे को दे रखी है, that is 6.6 into 10⁻⁻15। यूनिट सबको पता है आप लोगों को वोल्ट, तो ये आप सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में डाल देंगे। एक प्रीवियस नॉलेज Q equals to प्लस माइनस साइन, जो पोटेंशियल ऑफ चार्ज में हम लोगों ने पढ़ी थी। एक आज की नॉलेज जिसमें हम लोगों ने पोटेंशियल का छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा, V equals to K Q over R। K की वैल्यू जनरली दे रखी होती है, अपनी तरफ से एज्यूम्पशन इसके चारों ओर वैक्यूम मान के चलना है, तो आप लोग ये वैल्यू डालेंगे और ये आंसर निकाल देंगे।
आई होप सो आपकी समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन आप इसकी अपने आप से करेंगे। ये मैं अब आपको आगे दिखा देता हूं। सॉल्यूशन बिल्कुल इसी तरीके से किया हुआ है। 9 × 10⁻9 79 1.6 10⁻19 6.6 × 10⁻15 और आंसर किया है। चलिए चलो बच्चों की डिमांड पर एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। हमारे सामने बच्चे बैठे हैं, ये कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन और करा दीजिए। कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसके बाद के फिर आप लोगों को देते हैं किसमें, होमवर्क में। लेट अस मूव एग्जांपल नंबर 2। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट बी लाइक टू ए चार्ज q kept in at a point A is 24 Newton per coulomb and the electric potential at B due to the same charge is 12 Joule per coulomb. Calculate the distance AB and show also the magnitude of charge Q. तो देखो बच्चों, जैसे से वो कह रहा है हम लोग बना लेते हैं डायग्राम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट बी, बी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोग लिख लीजिए 24 × 10⁻, कुछ नहीं है, चलो 0 न्यूटन पर कूलम। इसमें कुछ मेरे को मिसिंग लग रहा है। और इसी पर जो पोटेंशियल है वो आपको दे रखा है 12 जूल पर कूलम। ये भी एसआई सिस्टम है, ये भी एसआई सिस्टम है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था तो मैं इसको यहाँ पे E at B लिखता हूं और ये यहाँ पे B at B लिखता हूं। अब बाकी की चीजें उसमें पूछ सकती हैं, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दो फॉर्मूले मैं जरा लिख लेता हूं। E का फॉर्मूला मेरे को आता है स्मॉल k Q/r²। बच्चों V का फॉर्मूला मेरे को आता है स्मॉल k Q/r। जरा इनको डिवाइड करो, देखो क्या मजा आता है आपको। हो सकता है आपको ये मुश्किल लग रहा हो क्वेश्चन, लेकिन लिख के तो देखो, लिख के बीच में एक लाइन ही तो ड्रॉ किया आपने, थोड़ा सा दिमाग लगाया। k q कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये ऐसे कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया E/B = 1/r आ गया बच्चों। आई थिंक यही पूछा था आपसे। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। E की वैल्यू 24 × 10⁻0, चलो लिखते चले आ रहे हैं, लिख देते हैं। V की वैल्यू भी 12 दैट इज 2, R = 2 आ गया। इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता था? नहीं हो सकता था। अब आगे कुछ और भी पूछ सकता है। उसका मन क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि जी मेरे को तो क्या निकाल के दो, Q निकाल के दो। भाई Q भी निकाल देते हैं, किसने मना किया Q निकालने के लिए? किसी भी फॉर्मूले में Q डाल दो। V की वैल्यू कितनी है, 12 है। और स्मॉल k कितना है, 9 × 10⁻9 है। और Q मेरे को निकालना है और R कितना है, अभी निकल गया है 2 है। बच्चों यहां से Q निकाल के दे दो। मैं समझता हूं दोनों ही आंसर आपके आ गए। तो क्वेश्चन को पढ़ के कभी डरो मत, क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ते ही उस पर काम करना शुरू कर दो। जो भी फॉर्मूले आपको आते हैं वो फॉर्मूले लिखो, कभी मल्टीप्लाई करोगे, कभी डिवाइड करोगे, कभी वैल्यू डालोगे। जस्ट लाइक ए पजल, खेलना है आपको, कुछ नहीं करना। तो मैं समझता हूं ये दो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने आज किए, इनके बेसिस पे कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट आई होप सो आप सब लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दे दिया होगा, वरना सब लोगों को ऑनलाइन टेस्ट देना चाहिए। 20 क्वेश्चंस आपको जनरली मिलते हैं, तो एवरी संडे अगर आप 20 क्वेश्चंस वहां से अपने तैयार कर लेते हैं, जिसमें से हो सकता है 10-15 पहले से आ रहे होंगे, 5-7 क्वेश्चन नए आपने मान लीजिए आप तैयार कर लिए, तो पूरे एक एकेडमिक ईयर में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 50 संडे होते हैं। लास्ट के डेज में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो एमसीक्यूज के नंबर हम लोग बढ़ा देते हैं, एक-एक दिन में 2-2 3-3 टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं, या एक-एक वीक में 3-3 टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे तैयार हो जाते हैं। मतलब ही नहीं है कि आउट ऑफ 70 मार्क्स हम लोगों को ना मिले, पक्का मिलते हैं, 100% मिलते हैं। इवन दैट हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो भी बड़े आराम से निकल जाते हैं। तो बच्चों बस कंसिस्टेंटली काम करते रहो। अगेन फिर समझ लो, कंटेंट में सीक्वेंस बहुत जरूरी है। मान लीजिए 12 क्लासेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड फोर्स को खत्म किया, तो 12 क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यूएशन में, विदाउट स्किपिंग, विदाउट फास्ट फॉरवर्ड, सारी क्लासेस आपको थॉरोली लेनी चाहिए, नोट्स अपने बना लेनी चाहिए। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को लेकर के आज हमारी ये पहली क्लास है। तो जब तक आप आज की पहली क्लास थॉरोली तैयार नहीं कर लेते, इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हमने आगे यहाँ पे लगा रखे हैं वो नहीं कर लेते, तब तक बिल्कुल आपको कोई राइट नहीं है कि आप अगली क्लास में जाकर के कुछ समझ पाएंगे या समझ सकेंगे।
आपको ये क्लास थोरोली लेनी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हम लोगों की होगी, उस क्लास में हम आगे की चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और पक्का समझ में आएंगी। थैंक्स अ लॉट। अगेन अभी टाइम हमारे पास है 4 o'clock तक आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो आपको अपना ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। थैंक्स अ लॉट।